सुलझनी सतयुगा में मैं पायल शाह आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि बहुत दिनों के बाद फिर से आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और इस जर्नी में, इस जीवन में, सोल जर्नी में हम एक से एक नए पड़ाव को सर करते जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस के बारे में, मेरे और सखाराम के कुछ अनुभव। उसी का कुछ और आगे का पार्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और मेरे हर अनुभव में जब मैं आपसे शेयर करूँगी तो साथ साथ में डिवाइन का कनेक्शन और सखाराम का रोल और साथ साथ में प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस, इन तीनों का समन्वय होगा। देखिए मित्रों, हम हर जीवन में जो अनुभव लेकर आते हैं वो हमारे संचित कर्मा के आधार पे इस जीवन में हमने प्रारब्ध कर्मा जो बनाए हैं उन्हीं को लेकर आते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि इस जीवन में सब कुछ पहले से निर्धारित है, निश्चित है, जो होना है वो होना ही है, अब उसे कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। देखने जाए तो ये बात बहुत सच है। तो प्रारब्ध को हम लेकर आए हैं, पर साथ साथ में हम पुरुषार्थ नाम का हथियार भी लेकर आए हैं। पुरुषार्थ की डेफिनेशन अगर मैं दूं तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स, किसी भी सिचुएशन में जो आपके सामने जो आपका भाग्य आया, चाहे अच्छा या बुरा, उसके सामने जो आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स रहते हैं। अगर नेगेटिविटी आई तो उसमें से निकलना, उसके लिए जो एफर्ट्स डालने। अगर पॉजिटिविटी आई तो उसके अंदर भी टिके रहना, यानी कि पॉजिटिविटी से आप जैसे कहते हैं ना कि किसी ने बहुत पैसा देख लिया और वो उसे संभाल नहीं पाया, उससे अनु अच्छे तरीके से वो उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाया। तो आपके जीवन में बहुत दुख आता है तो आप दुख में बहुत गहराई में चले जाते हैं, पर बहुत सुख आया तो आप ऐसे उछल जाते हैं कि उसे संभाल नहीं पाते हैं। इन दोनों में अगर काम कोई करता है या आपको कुछ काम लगता है तो वो है आपका पुरुषार्थ। हर परिस्थिति में आपको एक हथियार मिला हुआ है और वो है पुरुषार्थ। मेरे पूरे जीवन के सारे अनुभवों में मैं हमेशा अगर कुछ मेरी सक्सेस का, मेरी प्रॉस्पेरिटी का या मेरी डेवलपमेंट का अगर मैं किसी को श्रेय देने जाऊं तो वो श्रेय जाता है मेरे पुरुषार्थ को, मेरे कंसिस्टेंट एफर्ट्स को। हर सिचुएशन में मुझे हमेशा मैंने देखा कि या तो बहुत अंधकार है, बहुत तकलीफें हैं, पेन, या फिर बहुत डाउन स्टेट है जहाँ पे आपको लगता है कि आप कभी उठ नहीं पाएंगे, कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। पर उसमें मैंने देखा कि जहाँ पे मेरे पास हमेशा पुरुषार्थ नाम का हथियार था, एफर्ट्स, मैंने हर सिचुएशन से हाथ पैर चलाए, हर सिचुएशन में खुद को बचाने की कोशिश की। एफर्ट्स अगर मैंने दिए तो मैं उन सिचुएशन से बाहर निकल पाई। भले आगामी कर्मा प्रारब्ध कर्मा के अकॉर्डिंग ये सत्य है कि जो जीवन के अनुभव या परिस्थितियां आपने चुनी है वह सनातन सत्य है, जिसे आप बदल नहीं सकते। जो होना है वो होगा ही, जो घटना है वो घटेगा ही, ये परम सत्य है। पर यह भी एक सत्य है कि कुदरत हर मौके पर, हर परिस्थिति पर आपको एक चांस देती है, एक मौका देती है चॉइस बनाने का, जिसे हम फ्री विल कहते हैं। पर फ्री विल भी तभी काम आती है जब आपका पुरुषार्थ हो, एफर्ट्स। और एफर्ट्स आप तब दे पाए जब आप जागृत हो, अवेकंड हो। जब तक आप जागृत नहीं हो तब तक आप सोए रहेंगे, यानी सफर करते रहेंगे, सोचेंगे क्या मेरी तकदीर है, क्या मेरे अनुभव है, ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया, या फिर मेरे जीवन में तो सिर्फ दुख और दुख ही है, मैंने कभी जीवन में सुख देखा ही नहीं। ये हो है आपकी सोई हुई अवस्था, जहाँ पे दुख, तकलीफ, गरीबी, परिस्थितियाँ या फिर सारे वो लोअर इमोशंस जिसमें आप जीते रहते हैं, जहाँ पे कोई चाह नहीं है कि मुझे उठने दो, मुझे काम करने दो, मुझे इन परिस्थितियों से बाहर निकलने दो, मुझे अपने लिए कुछ करने दो, मुझे खुद को ढूंढने दो, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों ये सफरिंग है। कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप सोई हुई अवस्था में हैं। तो पुरुषार्थ को काम पे लगाने के लिए भी आपका जागना बहुत जरूरी है। मेहनत आप कब करेंगे? जब जागृत होंगे, वरना सोए होंगे तो ठीक है, बाढ़ आई आपको बहा के ले गई,
तूफान आया, आपको उड़ा के ले गया क्योंकि आप तो सोए हुए हैं। जागे होंगे तो फिर आप कुछ उससे अपने रक्षण के लिए, कुछ बचाव के लिए कुछ करेंगे। पर आप सुषुप्त अवस्था में हैं, तब तक पुरुषार्थ भी काम नहीं करता है, तब तक आपकी फ्री विल भी यहाँ पे एक्टिव नहीं है। आप सिर्फ उस जोन में हो, उस मोड में हो जहाँ पे बस जो हो रहा है वो हो रहा है, और वही आपका प्रारब्ध है। यानी अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हम ये स्टेटमेंट जब देते हैं कि जो होना है वो होगा ही, जैसे होना है वैसे होगा ही, उसमें हम लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। पर ये आधा सत्य है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। अगर आप जाग गए तो तूफान से अपना बचाव करना या ना करना ये आपकी चॉइस है। बाढ़ में बह जाना या कुछ खंबे को पकड़कर या ऊंची दीवार को पकड़कर लांद कर छत पे चली जाना ये आपकी चॉइस है। मौका मिलेगा आपको, तो चॉइस आपकी यहाँ पे काम आएगी। पर कब? जब आप जागे होंगे। वरना अगर सोए होंगे तो तूफान में उड़ जाएंगे या बाढ़ में बह जाएंगे। कोई भी आपको बचा नहीं सकता, ना आप अपने लिए कुछ कर सकते हो। तो मेरे जीवन के हर एक अनुभव में मैंने देखा कि जब मेरी सोल जागी, आज से 13 साल पहले की बात है। इससे पहले तो मैं जैसे कहे कि यंगर एज में मैं काफ़ी जागृत थी। मैं रोज़ सवाल पूछती थी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है, क्यों गुमसुम हूँ, कहाँ खोई हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा था, पर सवाल थे। और परिस्थिति के बहाव में बस बहती चली जा रही थी। पर जीवन का एक ऐसा दौर आया कि जहाँ पे मरना और जीना दोनों एक समान था। मतलब मरने में कोई गम नहीं था, कोई कमी नहीं थी, कोई कसर नहीं थी कि आप क्यों जियोगे, कुछ तो नहीं है यहाँ पर, क्यों जियोगे। और तब जाके मेरे अंदर एक जागृति आई कि मुझे खुद को खोजना है, जो मैं कई बार आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। और जब मैं जागी तो मैंने अपने आप को खोजना शुरू किया, और मैंने अपने अंदर एक अलग प्रकार की पावर को पाया था। ऐसी पावर जो किसी को हील कर सकती है। हाथों में वो ऊर्जा का बहाव मैंने पाया था, जो हाथ यूं करते ही मैंने यहाँ से वाइब्रेशंस फील करने शुरू किए थे। दैट वॉज नॉट रेकी। यहाँ तक कि मैं रेकी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। दैट वॉज नॉट रेकी। बट मैंने महसूस किया था कि मेरे हाथों में वो हीलिंग पावर है। फिर मेरे सामने कुछ माइंड पावर के वर्कशॉप्स आए थे और मैंने वो किए। उसके बाद पास्ट लाइफ आया, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, फिर भी मैं खुद पढ़ी उसमें और मैंने अपने आप को एक अलग लेवल पर पाया। ओ, आज तक तो मेरी कोई पहचान नहीं है, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, कोई मुझे जान नहीं रहा है, कोई मुझे एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, पर मैं तो किसी को हील कर रही हूँ, और जिसको हीलिंग हो रही है वो तो मेरी वाहवाही कर रहा है। तो मेरे लिए उस समय पे प्रोग्रेस का जो मतलब था वो था मेरी वाहवाही, मेरे लिए एक्नॉलेजमेंट, मेरे लिए अप्रिसिएशन। और मैं बड़ी खुश होती थी कि एक दुनिया ऐसी है जो मुझे टोटली रिजेक्ट कर रही है, पर एक दुनिया ऐसी है जो मुझे स्वीकार कर रही है। मेरी इन पावर्स का मतलब निकल रहा है। लोग मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, मुझे वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे वो वेलकमिंग मिल रही है, लोग मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता था, मेरी ईगो भी बढ़ती थी और अच्छा लगता था। तो ये स्टेट थी वो, जब मैं नया नया एनर्जी वर्क सीखी थी। फिर उसके बाद मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कॉन्फिडेंस मैंने ऐसा पाया कि इंस्टेंटली जो मेरी एक असिस्टेंट थी वो रिग्रेस हो गई और मेरे लिए कॉन्फिडेंस का लेवल बूस्टअप हो गया। और उसके बाद तो हमेशा क्लाइंट आने लगे। धीरे धीरे मेरी जो क्वालिटीज़ थी वो पॉलिश होने लगी, और मैंने एहसास करना शुरू किया कि मैं अच्छी काउंसलर भी हूँ, मैं अच्छी बात कर सकती हूँ, अच्छा समझा सकती हूँ। तब तक कर्म का ज्ञान मेरे अंदर डाउनलोड हो चुका था। एक संडे था, मुझे आज भी याद है। तब तक सखाराम से मेरी दोस्ती नहीं हुई थी, ना मैं सखाराम को जानती थी। पर मैंने एक संडे था, मुझे याद है मैंने महसूस किया था जैसे ऊपर से किसी ने मेरे अंदर यहाँ पे बाल्टी खाली कर दी हो गीता की, यानी ये जो भागवत गीता है उसकी। और कर्म का ज्ञान जैसे मेरे अंदर आ चुका था, और कुछ ही समय की वो बात है, कुछ ही क्षण लगे हुए थे, और मैंने एहसास करना शुरू किया जैसे मैंने कितने ग्रंथ पढ़े हो कर्म के ऊपर, और कितनी किताबें पढ़ रखी हो। जैनिज्म का जो कर्म ग्रंथ है वो भी मैंने पढ़ लिया, मुझे ऐसा लग रहा था। हालांकि मैंने कभी भी कर्म ग्रंथ पढ़ा नहीं था, पर मुझे ऐसा लगा कि कई किताबों का या कई ग्रंथों का ज्ञान मेरे अंदर उतर गया कर्म को लेकर। कर्म के हर स्वरूप मुझे दिखाई देने लगे उस कुछ ही समय में। हो सकता है शायद 1-2 घंटे का पीरियड रहा होगा,
और उसमें भी ये जो परिस्थितियां हुई या ये जो सिचुएशन घटी, उसके लिए कुछ ही सेकंड का समय था। ना मैंने आंखें बंद करी थी, ना मैं ध्यान में बैठी थी, मैं तो शायद किसी से बात कर रही थी या कुछ हो रहा था। तो मैं अवेयर भी नहीं थी इस सिचुएशन के लिए। और मैंने महसूस करना शुरू किया कि मुझे तो सारे कर्म पता है, सबकी पास्ट लाइफ पता है। कोई भी कोई प्रॉब्लम लेकर आता है तो मुझे पता है इसका रूट क्या है, ये क्या डील कर रहा है, मतलब इसके पीछे क्या कर्म होंगे। ओह वाओ, ये तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता चला गया। फिर लाइफ के काफ़ी सारे साल तनाव में निकल गए थे। उसके बाद भी मैंने 5-6 साल काफ़ी सफ़रिंग की थी। और फिर मैंने मेरे पास क्लाइंट्स भी अच्छे आने लगे थे, मैं सबको सर्व करती थी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसके बाद मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स की, अपनी काफ़ी जीनेटिक पैटर्न्स को हील किया, इनर चाइल्ड इश्यूज़ को हील किया। मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, पर हर परिस्थिति में ये देखा कि मैंने एफर्ट्स बहुत डाले। घंटों घंटों तक मेडिटेशन में बैठना, घंटों घंटों तक साधना करना, कभी ये मिल गया तो मैंने ये कर लिया, कभी ये बुक मिल गई तो मैंने ये कर लिया। यहाँ तक कि मुझे याद है, अगर समझ लीजिए 400 पन्ने की अगर कोई किताब होती और मेरे हाथ में आई और मुझे उसको पढ़नी थी, मेरी भूख इतनी थी, हंगर जिसे कहते हैं सोल की हंगर, ज्ञान को पाने की, कुछ जानने की या रिकॉल करने की आपकी सोल की हंगर होती है। तो मेरी भूख इतनी थी ज्ञान को प्राप्त करने की कि उस बुक को अगर मैं हाथ में लूँ तो जब तक मैं उसे ख़त्म ना करूँ मुझे चैन नहीं पड़ता था। 1 घंटा 2 घंटा, रात को 2 बजे तक भी मैं उसे पढ़ती रहूँ, दूसरे दिन तक पढ़ती रहूँ, 2 से 3 दिन में मैं उस किताब को ख़त्म कर लूँ। और मैंने ये भी देखा कि मैं पढ़ने के लिए पढ़ रही हूँ, ऊपर ऊपर से पढ़ रही हूँ, जैसे जैसे कुछ खींच रहा है मेरे अंदर से, जानने के लिए, पढ़ने के लिए मेरी आंखें दिख रही। हालांकि वर्ड्स को भी मैंने सही तरीके से नहीं पढ़ा होगा, पर मुझे कुछ प्राप्त करना था जो मैंने उस बुक से प्राप्त कर लिया। और एक ही बार में ऐसा पढ़ा कि इसको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है कि मुझे वो याद है, मुझे याद नहीं है उन किताबों का कोई भी शब्द, पर उस किताब का सार मैंने समझ लिया था। और शायद इसी की भूख थी, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑलवेज मेरे अंदर एग्जिस्ट कर ही रहा था, उसे सिर्फ जागृत होना था, उस ज्ञान को सिर्फ बाहर आना था। तो ये तरीका रहा था मेरा। हर परिस्थिति में मैंने देखा था कि मेरा कंस्टेंट एफर्ट्स जो है, पुरुषार्थ का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा रहा। मेरे भाग्य के अकॉर्डिंग हर परिस्थितियां मैं विपरीत लेकर आई थी। दो तकलीफ परिस्थितियां या विपरीत संबंध जहां से सिर्फ आपको पेन मिलेगा, पर मेरा एफर्ट्स जो था, हर परिस्थितियों में से मैं अपने आध्यात्म को खोज रही थी, अपने आप को प्राप्त करती जा रही थी। तो ये एफर्ट्स की वजह से मैं आज जहाँ पर भी हूँ वहाँ हूँ। और मैं कई बार अपने आप को प्राउड फील कर कर वेल डन भी कहती हूँ कि अगर तुमने इतनी मेहनत नहीं करी होती तो शायद तुम यहाँ तक नहीं होती। तो इसका पूरा श्रेय तुम्हें जाता है, तुम ही यानी किसे। अगर ये शरीर ने साथ नहीं दिया होता तो क्या मेरी कितनी भी, मेरी आत्मा की कितनी भी चाह होती, या मेरी मन बुद्धि कितना भी मुझे फोर्स करते, क्या ये शरीर उसका साथ नहीं देता तो ये सब प्राप्त कर सकती थी। तो मैं इसे कहती हूँ, यस, इस जीवन की जो व्यक्तित्व है मेरा, इस जीवन की जो मेरा जो अस्तित्व है पायल, मैं उसे कहती हूँ यस, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। यूं करते करते समय आगे बढ़ रहा था और काफ़ी एक्सपीरियंसेस रहे, लेकिन प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस मेरी लाइफ में अभी तक नहीं आए थे। मैं स्ट्रगल कर रही थी अपने रिश्तों में और फाइनेंस में, और हर बार मुझे लग रहा था कि जीवन बड़ा कठिन है। मुझे हमेशा लगता था कि जब एक गाड़ी चल रही हो, जीवन की एक गाड़ी चल रही है, तो इस गाड़ी में एक ही स्टीयरिंग होता है, एक ही स्टीयरिंग। जब आप संसार की गाड़ी चला रहे हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, आपका परिवार है, आपके रिश्ते हैं, सब कुछ है, तो गाड़ी का स्टीयरिंग किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है। आप बाजू की सीट पर बैठे हो और वो स्टीयरिंग जिस तरफ घुमाएगा गाड़ी, उसी तरफ आपको चलना है, फिर चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। तो कई बार लगता था गाड़ी में 2 स्टीयरिंग होने चाहिए। जिसके हाथ में एक स्टीयरिंग है वो मन चाहे वो उस तरफ मोड़ लेगा, पर मेरा मन नहीं है उस तरफ जाने का, तो स्टीयरिंग मेरे हाथ में भी होना चाहिए। बस सोच लीजिए, कभी इमेजिन करिए, एक गाड़ी में अगर 2 स्टीयरिंग हो, एक चाहेगा मैं लेफ्ट लूं, दूसरा चाहेगा मैं राइट लूं, क्या ये हो सकता है?
नहीं हो सकता ना। स्टीयरिंग हमेशा एक ही होगा और दोनों के विजन एक होंगे, तब जाके गाड़ी एक सीधी पटरी पे चलेगी। पर आपके कार्मिक रिश्तों में ये चीजें नहीं होती हैं। यानी एक के हाथ में जो स्टीयरिंग है वो चाहेगा उसी तरफ गाड़ी जाएगी जहां वो चाहेगा, और दूसरा हमेशा आहें भरता रहेगा कि काश ये स्टीयरिंग मेरे हाथ में होता तो मैं अपनी मर्जी से गाड़ी चलाता, अपनी डायरेक्शन में मोड़ लेती गाड़ी। और इस वजह से ये संसार की गाड़ी कभी एक पटरी पे या एक ही विजन के साथ चल ही नहीं सकती है कार्मिक रिश्ते में। मैंने इसको एहसास किया था। तो मुझे लगता था कि अपनी जीवन की गाड़ी अपनी पटरी पे चलानी होगी तो गाड़ी तो खुद की होनी होगी और स्टीयरिंग भी खुद के हाथ में होगा, और फिर बाजू की सीट पे कोई होगा या नहीं होगा वो तो चलेगा, देखा जाएगा। तो इसकी वजह से रिश्ते कभी बैलेंस्ड या इक्वल नहीं हुए। और अगर आपको अपनी मनमर्जी से जीवन जीना है तो आपको कॉम्प्रोमाइजेस और सेक्रीफाइसेस तो करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोएंगे। तो मैंने फ्रीडम पाई थी रिश्तों को गंवा कर। पर एक समय पे आके ये भी समझ में आने लगा कि ये फ्रीडम भी आपको खलेगी, आपको खलती है। तो फिर ऐसे रिश्ते कहाँ मिलेंगे जहां पे एक ही स्टीयरिंग के साथ दोनों सफर का मजा उठा पाए? बस ये सवाल हमेशा उठता था। अभी भी फाइनेंशियल यानी कि प्रॉस्पेरिटी मेरी लाइफ में नहीं थी, पर रिश्तों से जूझ रही थी। तो वहां से ये सवाल खड़ा हुआ था कि ऐसा रिश्ता या ऐसी परिस्थिति या ऐसा व्यक्ति हो जहां पे एक ही गाड़ी हो, एक ही स्टीयरिंग हो, गाड़ी के ऊपर स्टीयरिंग के ऊपर जो भी बैठा हो उसका विजन और बाजू की सीट में बैठे हुए का विजन एक ही हो और गाड़ी एक ही पटरी पर चले और डेस्टिनेशन पर पहुंचे। तो ये सोच मुझे वहां से मिली थी कि मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए जहाँ पे रिस्पेक्ट हो, वैल्यूज हो और विजन एक हो। एक ही रास्ते आपको चलना है, जिसकी सोच भी एक हो और एंजॉय करने का तरीका भी हो एक हो। यानी कि आपकी हॉबी भी सेम हो, आपका स्वभाव भी हो, या फिर आपके व्यवहार का तरीका भी सेम हो। इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल गिव एंड टेक। तो ये कंसेप्ट मुझे वहां पे समझ में आया था, पर प्रॉस्पेरिटी तो अभी भी नहीं थी। इसको लेकर चलते 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 कुछ और अनुभव भी किए जहाँ पे बहुत सारी समानताएं थी, पर मिसिंग था प्रॉस्पेरिटी लेवल, क्योंकि अटैचमेंट्स वहां पे भी थी। आपके जैसा ही व्यक्ति, आपके जैसे ही अनुभव, आपकी जैसी ही हॉबीज और आपके जैसा ही स्वभाव, जहाँ पे सब कुछ समान था, फिर भी गाड़ी एक पटरी पे नहीं चल पा रही थी, क्योंकि वहां पे पूरी एनर्जी चली जा रही थी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस में। यानी कि आपकी स्ट्रगल थी अब फाइनेंस की, और वो फाइनेंस की स्ट्रगल और आपकी लाइफ में ये जो अटैचमेंट्स थी वो आपको इक्वल बैलेंस वाली लाइफ जीने नहीं देते हैं। यानी कि अभी भी रिश्ते अटैचमेंट से जुड़े थे, जहाँ पे अनकंडीशनल लव नहीं था। हालांकि बहुत डीपर लेवल पे मैं ढूंढ रही थी अनकंडीशनल लव, पर मैंने उसके बाद ये अनुभव किया कि जब तक अनकंडीशनल लव मेरे अंदर नहीं था, मैं इसको सिर्फ शब्दों से उपयोग में लाती थी। मैंने कभी इसको अनुभव नहीं किया था कि ये अनकंडीशनल लव क्या है। ये खुद से जुड़ना, खुद से प्यार करना, या किसी को वो अनकंडीशनल लव जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, ऐसा प्यार किसी को देना क्या है। लेसन अभी बाकी थे, सफर चल रहा था, और फिर मैंने आगे चलते चलते और कुछ सीखा। जहाँ पे जैसे ही मेरी ट्विन जर्नी एक्टिवेट हुई, ट्विन फ्लेम जर्नी एक्टिवेट हुई, और मैंने महसूस करना शुरू किया कि व्हाट आई वांट रियली। तो एक तो वो दौर था जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस बिल्कुल नहीं थी, सर्विस थी मेरी लाइफ में, फाइनेंशियल स्ट्रगल थी, मैं बहुत कुछ अर्न भी कर रही थी, पर सुकून और शांति नहीं थी, और मेरी सोल सिर्फ और सिर्फ शांति को ढूंढ रही थी। हर रिश्तों में, हर परिस्थितियों में मैं अब उब चुकी थी और मुझे चाहिए थी सिर्फ शांति। मैं हाथ जोड़कर बोलती थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेहनत मैं कर लूंगी, बस मुझे शांति दो, शांति चाहिए। अब मुझे कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए, पर शांति नहीं मिल रही थी। धीरे 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 उन फेक रिश्तों से भी बाहर निकली, हर परिस्थितियों से बाहर निकली, हर अटैचमेंट से बाहर निकली। और जैसे ही मेरी ट्विन जर्नी एक्टिवेट हुई, सबसे पहले मेरी लाइफ में एंटर हुई प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस। अब प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस को समझने के लिए मैं अपने स्वभाव की कुछ लाक्षणिकताओं को आपको बताती हूँ।
सबसे पहली लाक्षणिकता मेरी ये थी, यानी कि एक गुड पॉइंट बोलेंगे, एक एक्सीलेंट पॉइंट मेरे अंदर जो था मेरे स्वभाव में, वो ये था कि मैं ना व्यक्तियों को पकड़ती थी ना चीज़ों को पकड़ती थी। जो भी मेरे जीवन से आना चाहा आया और जाना चाहा गया, मैंने पकड़ा नहीं। ना परिस्थितियों को पकड़ा, ना पैसे को पकड़ा, ना चीज़ों को पकड़ा। यानी कि जिस समय पे जिसने एंट्री की, एग्जिट की। तो बड़े से बड़ा लॉस भी मेरे जीवन में आया या मुझे गंवाना पड़ा कुछ मटेरियल, मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा ये मेरी तकदीर में नहीं है, शायद इसलिए जा रहा है। तो एक सूत्र मेरे पास था कि जो यहाँ पे होगा उसे कोई छीन नहीं पाएगा, यहाँ से कोई भी छीन कर ले जा सकता है, यहाँ से कोई छीन नहीं पाएगा। पैसे के लिए सबसे पहली बिलीफ सिस्टम मेरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी। कई बार मेरे पेरेंट्स कहते थे तुम इतने कुछ गवा देती है, इतनी आसानी से सबको दे देती है, या इतना कुछ छोड़ देती है, तू पागल है, कैसे करती है ये। मेरा उनसे यही था कि माँ, मैं अगर यहाँ पे स्ट्रगल करूंगी तो मेरी एनर्जी वेस्ट चली जाएगी। याद रखो, यहाँ से कोई ले जा सकता है, यहाँ से कोई ले नहीं जा सकता है। प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस की सबसे पहली नींव मेरी ये थी। जब जब छूटना चाहा मैंने आसानी से छोड़ दिया, और उस समय पे ये समझा कि अभी मेरा समय नहीं है और ये मेरी तकदीर का हिस्सा नहीं है। अगर मेरी तकदीर में होता तो मेरी लकीर उसे छीन कर कोई नहीं ले जा सकता था। मतलब जा रहा है वो मेरे हिस्से का नहीं है। रिश्तों में भी मैंने ये समझा कि जो मेरा नहीं है वो किसी हाल में मेरा नहीं है, चाहे मैं कितना भी पकड़ूं, कितना भी उसे बांध कर रखूं, जो मेरा नहीं है वो किसी हाल में मेरा नहीं है। जो मेरा होगा वो कहीं जाएगा भी नहीं। तो दोनों चीजों में ये प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस में दूसरा मैंने ये समझा कि अगर मेरे एफर्ट्स 100% है तो मैं पैसे तो कमा ही लेती हूँ, पैसे तो मैं कमा ही लेती हूँ, पर वो पैसा ना मुझे सुख दे रहा है, ना सुकून दे रहा है, ना शांति दे रहा है। मुझे 2 रोटी खानी है, रात को चैन की नींद सोना है, पर ये जो सिचुएशन सारी क्रिएट हो रही है जहाँ पे आपको मैनेज करना है, सब कुछ हैंडल करना है, 3D लाइफ को बैलेंस करना है, इट्स नॉट मी। ये रोज 9 to 6 का वर्क करना, ये इसके लिए मैं नहीं पैदा हुई। मुझे कुछ अलग करना होगा। पर इसके सामने मेरी लैक मेंटालिटी ये थी कि अगर मैं अपने पैशन को फॉलो करती हूँ तो मैं सरवाइव कैसे करूँगी और किसी के दुख के पैसे मैं नहीं कमा पाऊंगी। तो ये मेरी लैक मेंटालिटी थी, जिसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी मेरी लाइफ में एंटर नहीं हो पा रही थी। पर मैंने पैसों को लेकर ये देखा था कि मेरे अंदर कोई ग्रीडीनेस नहीं थी, कोई लालच नहीं थी। हाँ, जब भी पैसा खर्च करते थे वो लैक मेंटालिटी फील होती थी कि यार आज इतने खर्च हो गए, जिसको मैंने एक्नॉलेज किया। तो मैंने वहाँ से अपने एटीट्यूड में डेवलप करना शुरू किया। मैंने ये देखा था कि जब जब मुझे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी उसको पाने के लिए पैसे कहीं से भी आ जाते थे। जैसे कि मुझे वर्कशॉप्स करने के लिए एक ही बार में 75,000 की ज़रूरत पड़ती थी, फीस और ट्रांसपोर्टेशन मिलाकर। मेरे पास 1 रुपया नहीं होता था, न जाने कहाँ से वो पैसे अरेंज हो जाते थे और फीस भर देती थी। पैसों को लेकर ईमानदारी मेरे जीवन में हमेशा बनी थी कि मैं कभी भी किसी का एक पैसा यहाँ से वहाँ ना करूँ। यहाँ तक कि मुझे किसी से मांगने की या हेल्प लेने की भी आदत नहीं थी। तो वहाँ पे मैंने मनी की जो एनर्जीज है उसको एक्नॉलेज करना शुरू किया कि जब आपकी रियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो यूनिवर्स आपको ज़रूर देता है, पर आपकी डिज़ायर होती है ना, वहाँ पे चांसेस 50-50% होते हैं। रियल डिज़ायर, रियल रिक्वायरमेंट्स और डिज़ायर में बहुत अंतर है। मान लीजिए किसी चीज़ की आपकी रियल रिक्वायरमेंट है और वो चीज़ पाने के लिए अगर आप यूनिवर्स को प्रे करते हैं तो वो रिक्वायरमेंट आपकी ज़रूर पूरी हो जाती है। पर आप कुछ डिज़ायर करते हैं, वो डिज़ायर पूरी होगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, हेल्दी टेस्टी खाना चाहिए, पर खाने में मुझे पिज्ज़ा ही चाहिए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो पिज्ज़ा मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, खाना ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स बोले बेटा तू भूखा है, मैं तुझे खाना दे रहा हूँ, पर तू पिज्ज़ा मांगेगा, ये तेरी डिज़ायर्स हैं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है पूरा करने की। तो मैंने इसको महसूस करना शुरू किया था कि मेरी जो जो रियल रिक्वायरमेंट्स है कभी पूरी खत्म मतलब अधूरी रही ही नहीं, हमेशा पूरी हुई है।
मुझे प्रॉस्पेरिटी यहाँ से भी दिखाई दे रही थी। और ज़रूरत पड़ने पे हमेशा मुझे रिश्तों में भी मदद मिल जा रही थी। कोई ना कोई आता था, मुझे हाथ देता था, हेल्प करके चला जाता था। तो मैंने दोनों चीज़ों में अबंडेंस देखी थी और मैंने उसे एक्नॉलेज करना शुरू किया। इसके बाद मैंने एक चीज़ महसूस की कि पैसा कैसा कैसा पैसा मुझे सुकून दे पाएगा। तो मुझे महसूस हुआ कि जिसके लिए मुझे कभी मांगने की ज़रूरत ना हो, वैसा पैसा मेरी ज़रूरत से पहले आए। पैसे आते थे, पर कैसे आते थे कि जब आपकी ज़रूरत होती थी, ज़रूरत के बाद भी न जाने कितने दिन आप स्ट्रेच करते थे और उसके बाद आपके पैसे आते थे जहाँ पे मेंटल पीस नहीं थी। आई वॉन्ट एनी हाउ मेंटल पीस, शांति मुझे किसी भी हाल में चाहिए थी। मुझे तब तक सेल्फ लव या अनकंडीशनल लव नहीं पता था, पर मुझे इतना पता था कि मुझे शांति चाहिए, जीवन में शांति चाहिए। भले कम कमाऊं, कम खाऊं, कम पहनूं, पर शांति चाहिए। तो मैंने महसूस करना शुरू किया था कि कैसा पैसा आएगा तो मुझे सुकून मिलेगा। तो लग रहा था कि जैसे पैसा ज़रूरत पड़ने के बाद, स्ट्रेच होने के बाद आए। जितनी ज़रूरत है उसमें से भी आपको कमी कसर करनी पड़े, बचाना पड़े। हालांकि मुझ में एक अच्छा गुण ये भी था कि कभी भी मुझे लगा ही नहीं कि मुझे सेव करना पड़ेगा, मुझे कल की सोचनी पड़ेगी। पर कंडीशंस होती है ना, सोसाइटी की, आपके रिश्ते की, आपके पेरेंट्स की, कि तो कल क्या करेगी, तो पैसा नहीं बचा रही है, तो सेविंग्स नहीं कर रही है। सेविंग्स तो करना चाहिए, हर एक इंसान को सेविंग्स करना चाहिए। तो उनकी कंडीशन में या प्रेशर में आकर मैं उसकी कोशिश कर लेती थी, पर मुझसे हो नहीं पाता था। जब तक मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं कर लिया तब तक प्रेशर बना रहा। फिर जब मैंने प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस समझी तो मैंने बोला, एक्सप्रेशंस दिए मेरे, कि पापा ये आपकी चॉइसेस हैं और आपकी समझ है कि आपको कल के लिए सेव करना पड़ेगा। भले आपकी नज़र में मैं गलत हूँ, मैं सेव नहीं करती हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि आज अगर कुदरत ने मुझे खाना दिया है तो कल वो मेरा ध्यान रखेगा ही रखेगा, मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स थी। पर जीवन को जीने के मेरे जो तरीके थे वो दूसरों से अलग हो रहे थे, जिससे मैं इनवैलिडेट फील करती थी। जैसे लोग मुझे इनवैलिडेट कर रहे हैं, मेरे परिवार के लोग, मेरे नज़दीक के लोग मुझे इनवैलिडेट कर रहे थे। तो उसका दुख भी होता था। और उन्हीं को खुश करने के कारण, करने के रीज़न से मैं कुछ करने की कोशिश करती थी कि चलो थोड़ी सेविंग हो जाए, उनको शांति हो जाए, उनको अच्छा लगे। बट फिर भी मेरे अंदर क्लियर हो रहा था कि प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस में पैसा ऐसे आए कि जहाँ पे आपको स्ट्रेच ना होना पड़े, आपको बचाने की सोच ना लगानी पड़े, या आपको खर्च करते समय मन को छोटा ना करना पड़े। तो मुझे 3 स्टेटमेंट समझ में आए थे। पैसा आपका ज़रूरत से ज़्यादा आएगा, समय से पहले आएगा और खर्च करने के बावजूद भी बचेगा। प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस के सबसे महत्वपूर्ण 3 हिस्से हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आए, आपकी अगर 5,000 के बिल भरने की ज़रूरत है या आपको रेंट देना है तो उससे ज़्यादा आएगा। 5 तारीख को रेंट देना है तो 3 तारीख को आपके पास पैसा कहीं से भी आ जाएगा, आना पड़ेगा, और खर्च करने के बावजूद भी बचेगा। यानी कि आपको बचा के रखने की, तकिए के नीचे छुपाने की या साड़ी की गड्डियों में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मानिएगा मित्रों, मेरी लाइफ टोटल ओपन है। मेरे अकाउंट में कभी कोई सेविंग्स नहीं होती है, ना ही छुपी कोई चीज़ें या छुपे पैसे कहीं मैंने छुपा कर रखे हों कि कल को ज़रूरत में काम आएंगी। व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, कल ज़रूरत पड़ जाए तो वो पैसा आपको काम आएगा। यानी कि आप उस ज़रूरत को आज पैदा कर लो, वाकई ही ज़रूरत पड़ेगी, आप उस पैसे को खर्च करेंगे और सेटिस्फाइड होंगे कि देखो मैंने बचा के रखे थे तो अच्छा हुआ ना, ये पैसे काम आए ना। अरे समझो, ये ज़रूरत भी आपने पैदा की और उसका सेटिस्फेक्शन भी आप पा रहे हो। जबकि मैं बोलती हूँ कल मेरी ज़रूरत होगी तो उससे भी, ज़रूरत से भी ज़्यादा पैसा मेरे पास कहीं से भी आ जाएगा। आई एम ओपन टू रिसीव एंड लिटरली आई एम लिविंग दैट लाइफ। और वाकई ही मैं इसी प्रॉस्पेरिटी को जी रही हूँ। पैसा समय से पहले आएगा, ज़रूरत से ज़्यादा आएगा, खर्च करने के बावजूद बचेगा। तो ये है मेरी हाईएस्ट बेस्ट टिप्स फॉर प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस। पर इसके लिए आपको समय समय पे जो भी आपसे छूटता जाए उसको छोड़ते जाना है।
खर्च करते समय देखना है, ऑब्जर्व करना है कि आपके थॉट्स क्या जा रहे हैं। आप इस जो फाइनेंशियल साइकिल है, अर्थव्यवस्था, उसकी जो साइकिल है ना, उसका हिस्सा बन रहे हो। आप ना किसी को पैसा दे रहे हो ना आप ले रहे हो, आप हिस्सा बन रहे हो। वेन यू आर गिविंग समवन, गिविंग टू समवन, जब आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आप वो संभावना खोलते हो जहां पे यहां से गया मल्टीप्लाई होकर आप तक वापस आएगा। मैं देने के लिए भी ओपन हूं और मैं लेने के लिए भी ओपन हूं। तो मैंने इतने समय में हमेशा महसूस किया कि जिस दिन से ये प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस को मैंने समझा, उसको एक्सपीरियंस किया, अपनी लाइफ में उसे पाया, तब से लेकर आज तक हर एक दिन मैं इम्प्रूव होती जा रही हूँ, मैं डेवलप होती जा रही हूँ। पर फिर भी कहीं भी मेरे अंदर इसे बचाने की, इकट्ठे करने की, स्टोर करने की, कल के लिए बचाने की, प्लानिंग करने की एनर्जीज नहीं आ रही है। लाइफ में आपको कोई बड़े से बड़ा काम भी करना हो, जैसे कि आपको एक मकान बनना है, अब आपके पास सिर्फ 50,000 लाख रुपए पड़े हैं। आप सोचेंगे लाख रुपए में मैं मकान कैसे बांधूंगा, 25-30 लाख का मकान लाख रुपए में कैसे बांधेंगे। मैं ये कहती हूँ लाख रुपए में जो भी काम शुरू हो रहा है आप करना शुरू कर दीजिए, और देखिए ईंटें लगती जाएगी, सीमेंट आती जाएगी, मकान खड़ा हो जाएगा, लेबर चुकता कर लेंगे, उसके लिए जरूरी पैसे आपके पास आते जाएंगे। बी ओपन, बी रिसेप्टिव। बट यहाँ पे डर का नामो निशान नहीं है। नहीं हुआ तो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, डर का नामो निशान नहीं है। हाँ, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि बैठे बैठे पैसे नहीं आने, आप में कोई ऐसा हुनर होना चाहिए जो आपको प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस में ले जाए। आपका हुनर ही आपको वो अचीव करवाएगा। लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है। आप वो कर्मा करेंगे जो आपको प्रॉस्पेरिटी दिलाएगा। मैं जब अपने हुनर से आप लोगों से जुड़ती हूँ, आप लोगों की लाइफ हील करती हूँ, और मेरे जो एक जेन्युइन चार्जेस हैं वही मुझे प्रॉस्पेरिटी में ले जा रहे हैं। दैट इज़ द ओनली वे। और इसके चलते मैंने अपना व्यापार या अपनी सारी जो और चीज़ें थी कि जहाँ से मैं अर्न करती थी पर अशांति मिलती थी, वो सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी। आई एम डूइंग ओनली दिस वर्क। और ये चीज़, ये काम मुझे सुकून भी देता है, आपको हेल्थ या रिकवरी भी देता है, यानी कि आपकी विन विन सिचुएशन, मेरी विन विन सिचुएशन। प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस वर्क करती है सिर्फ विन विन सिचुएशन में। अगर मैं सिर्फ अपना ही फायदा देखूंगी और आपको क्या मिला उसके प्रति अगर मैं अवेयर नहीं होंगी, या मैं आपको 100% नहीं दूंगी, तो ये भी प्रॉस्पेरिटी नहीं है। यूनिवर्स देखेगा यू आर जस्ट रिसीविंग, यू आर जस्ट वांटिंग। मैं सिर्फ लेने की ऊर्जा में हूँ, मुझे नहीं मिलेगा। पर जब मैं भर भर के आपको देने की ऊर्जा में हूँ, कहीं से भी मेरे पास आएगा, तो मैं हमेशा देने की ऊर्जा में हूँ। मिलता तो मुझे बाय डिफॉल्ट है। अगर मैं किसी लेबर को पे कर रही हूँ, मान लीजिए मकान बनाने की ही बात है, मैं लेबर को पे करती हूँ तो मैं ये फील करती हूँ कि आज मेरे पास जो भी है मैं लेबर को दे रही हूँ, उसे काम दे रही हूँ, उसे पैसा दे रही हूँ, जिससे उसके परिवार के कितने लोग सरवाइव करेंगे। तो मैं उसके जीवन की अर्थव्यवस्था को चलाने का हिस्सा बन रही हूँ। मैं उसकी अर्थव्यवस्था को मैनेज कर रही हूँ, यानी कि मैं अपना रोल प्ले कर रही हूँ उसमें। और जब मैं उसे देने की प्रोसेस में होती हूँ, उसका घर चलाने की जो मेरा रोल है, घर चलाने में जो मेरा रोल है, मैं उसे बखूबी निभाती हूँ, तो मेरा जीवन या मेरा घर कुदरत मल्टीप्लाई करके चलाएगा, डबल देगा। हर वो चीज़ जो मेरी ख्वाहिशें थी, आज मैं उसको पूरा कर रही हूँ। पर वो डिज़ायर नहीं है, वो डिज़ायर्स नहीं है। डिज़ायर्स आपको जगाएगी और सपने आपको रुलाएंगी। तो सपने देखो, प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करो। प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस को समझने के लिए और भी बहुत कुछ हिस्से हैं जो समझने ज़रूरी हैं, जिसे मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। धीरे धीरे मैं अपनी ही लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करती जाऊँगी, जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस मेरे स्वभाव में, मेरे विचारों में, मेरी बिलीफ सिस्टम्स में कैसे बैठे। हर एक अनुभव मैं आपसे खुल के शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ सोल जर्नी सत्युगा में।